देखिए, जब से कल 5:45 से वो अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए हिंडन में आई थी, तब से वो स्थिति यहाँ पे बरकरार है, यानी कि अभी वो हिंडन एयरबेस में मौजूद है। हालांकि उनसे अजीत डोवाल जो एनएसए हैं वो उन्होंने मुलाकात की, लंबी बातचीत की, लेकिन जो कहा जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि शेख हसीना यहाँ तब तक रहेंगी जब तक उनका यूके में वहाँ पे क्लियर ना हो जाए कि वो वहाँ पे शरण पा सकती हैं या नहीं पा सकती हैं। बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि जो यूके है वहाँ पे प्रोसेस में टाइम लगेगा, और तब तक ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना यहीं रहेंगी क्योंकि उनकी सिक्योरिटी यहाँ बहुत सख्त की गई है। और यहाँ रहने का उनका एक और मतलब दिखता है कि यहाँ से वो बांग्लादेश के जो हालात हैं और आगे होने वाले जो डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी बारीकी से नज़र रख सकती हैं, और यही वजह है कि वो यहाँ पे एक सेफ जगह पे इंडिया में वो हैं, और हिंडन एयरपोर्ट के अंदर वो हैं। ये मिलिट्री का एयरबेस है और यहाँ पे उनको काफ़ी सुरक्षा दी गई है। उनकी बहन भी उनके साथ है जो यूके सिटीजन भी है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि जब तक ये बात सामने आ गई है कि जब तक उनको पूरा ब्रिटेन से क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तब तक वो यहाँ रहेंगी। हालांकि उनके बेटे ने ये जरूर कहा है कि वो राजनीति में नहीं जाएंगी, लेकिन आप सोचिए कि जिस परिवार ने बड़ी लंबी शहादत दी है, जिस परिवार के कई लोग मारे गए हैं इस बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर बांग्लादेश के शासन तक, उनके पिता खुद बंगबंधु मुजीबुर रहमान जी जो है खुद उन्होंने अपनी शहादत दी है। ऐसे में इनका अचानक कह देना उनके बेटे का कि हम राजनीति छोड़ देंगे, ये भी आसान नहीं दिखता, क्योंकि इस परिवार ने वहाँ पे काफ़ी वहाँ की सियासत में काफ़ी हिस्सेदारी रही है, वहाँ पे काफ़ी शहादत दी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत शेख हसीना के लिए जो सेफ था, काफ़ी शेख हसीना के कार्यकाल में आपने देखा कि भारत से काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इन सब वजहों से भारत में वो अभी फिलहाल यहाँ पे है, और यहाँ से कहा जा रहा है कि जब तक उनको ब्रिटेन से क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तब तक वो यहीं रहेंगी। हम तक विस्तार से जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक एक जानकारी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी की अगर बात करें तो बांग्लादेश में हालात पर काबू पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर अभी भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे ही शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और जैसे ही वो अपने चॉपर से वहां से भारत की ओर रवाना हुई, लेकिन उसके बाद हमने ऐसी तस्वीरें देखी पुनीता की प्रदर्शनकारी पीएम आवास पर घुस जाते हैं। वहां पर हमने देखा कि जो उनकी किचन थी वहां पर खाना बनाते हैं, और इस तरह से बहुत तोड़फोड़ भी की गई, जो पैसे थे वो भी लूटे गए। बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा था कि शेख हसीना की मांग ये की जा रही थी कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना होगा। शेख हसीना ने बोरा बिस्तर लेकर बांग्लादेश तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वहां पर दंगे जो हैं वो लगातार देखने को मिले। पीएम आवास पर लूटपाट की गई, इसके अलावा भी तोड़फोड़ की तस्वीरें संसद के अंदर से भी सामने आई। लेकिन दूसरी तरफ शेख हसीना जो भारत में मौजूद हैं, और इसी के साथ ही भारत सरकार की भी नजर बांग्लादेश की हर एक स्थिति पर बनी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्मी के ताकतवर जनरलों के बीच में बैठी एक महिला प्रधानमंत्री भारी मन से इस्तीफा दे रही थी। क्या ये तस्वीर बांग्लादेश में लोकतंत्र के खात्मे की फाइल पर दस्तखत की है? शेख हसीना के हटने के बाद क्या भारत का एक और पड़ोसी देश तानाशाही की ओर जा रहा है? क्योंकि ढाका में मचे तांडव और हिंसा की आग की लपटें पूरे दक्षिण एशिया में जाएंगी। जिस तरह से हिंसा का आंदोलन और फिर बंदूक की नोक पर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वो दुनिया को परेशान करने वाला है। 21वीं सदी में ऐसी तस्वीरें किसी जंगल राज की याद दिलाती हैं। ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेश अब हुड़दंगियों के हवाले है, जहां ना कोई कानून है ना न्याय है, बस है तो भीड़, और उसमें सरेआम बवाल, हंगामा और हिंसा। देखिए कैसे ढाका में पीएम आवास में भीड़ घुस गई। शेख हसीना के आवास में हुड़दंगियों ने धावा बोल दिया और खाना तक लूट कर खाने लगे। ऐसी ही तस्वीरें आपने श्रीलंका में देखी होगी। अब बांग्लादेश में भी हालात श्रीलंका जैसे हो गए हैं। पीएम आवास में लगे बेड पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि कुछ लोग तो रजाई तक लूट कर ले गए। लूटपाट ऐसी मची थी कि प्रदर्शनकारी पीएम आवास से बतख, मछली, खरगोश तक चुरा कर ले गए। पीएम आवास के पूरे बंगले में बवाल कर दिया, तालाब में नहाने लगे, नाव तक चलाई गई।
यह सब हुआ शेख हसीना को हटाने के लिए। आखिरकार हिंसक प्रदर्शनकारियों और सेना के दबाव में हसीना ने पद छोड़ ही दिया। तो क्या अब वहां सैन्य तानाशाही शुरू हो जाएगी या फिर लोकतंत्र की बहाली की संभावनाएं हैं? क्योंकि इस पूरे खेल में बांग्लादेश की आर्मी ने अब मोर्चा संभाल रखा है और वो सवालों के घेरे में भी है। ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो तिएनअनमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंह के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। आर्मी अब बांग्लादेश की बागडोर संभाल चुकी है, लेकिन जिस भीड़ के दम पर उसने ये सब किया, क्या उस हिंसक प्रदर्शनकारियों के पीछे कोई और है या फिर आर्मी ने ही प्लानिंग के तहत ये सब कुछ करवाया? क्योंकि शेख हसीना को फौज ने 45 मिनट का वक्त देकर सीधी चेतावनी दे दी थी देश छोड़ने की। आखिरकार तख्ता पलट के वो 45 मिनट कैसे थे, उनमें क्या हुआ, अब वो जान लीजिए। दरअसल हिंसक प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना का पीएम आवास घेर लिया था। शेख हसीना को हटाने पर भीड़ अड़ गई थी, क्योंकि रविवार को 97 लोगों की मौत से इस भीड़ के माथे पर खून सवार हो गया था। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सुरक्षाकर्मी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, फौज भी कोई गोलियां नहीं चलाना चाहती थी। तभी आर्मी ने हसीना को इस्तीफा देने को कहा और हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया। 45 मिनट में ही देश छोड़कर शेख हसीना निकल जाओ, ये आर्मी ने कहा। और फिर बेकाबू हालात में हसीना के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो आनन फानन में ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। वो एयरफोर्स के चॉपर से ढाका से निकल पड़ी। बताया गया कि वो सबसे पहले भारत में एंट्री करते हुए अगरतला पहुंचती हैं, फिर वहां से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचती हैं, जहां भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने उनसे लंबी मुलाकात की। तो उधर हसीना के भारत आने से पहले ही बांग्लादेश के हालात पर मोदी सरकार नजरें बनाए हुए थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी तुरंत संसद भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री से मिलकर मोदी को इस पूरे वाकये की जानकारी दी। शेख हसीना सबसे पहले भारत आई, क्योंकि वो जानती हैं भारत इकलौता ऐसा देश है जिस पर वो भरोसा कर सकती हैं। उनकी जान को यहाँ कोई खतरा नहीं है। तभी तो उनका विमान जैसे ही हिंडन एयरबेस पर लैंड कर रहा था, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने उन्हें कवर कर लिया, ताकि किसी भी तरह की कोई सुरक्षा चूक ना हो। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना की मदद भारत ने की हो। आपको याद दिला देते हैं कि बात है साल 1975 की, जब शेख परिवार पर एक बड़ा हमला हुआ था। बांग्लादेश में शेख परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी गई थी। तब शेख हसीना के माता पिता और उनके 3 भाइयों का निर्ममता से कत्ल कर दिया गया था। उस दौरान शेख हसीना अपनी बहन और अपने पति के साथ यूरोप में थी, तो वो बच गई। भारत ने उस वक्त भी शेख हसीना को शरण दी थी और वो अपनी बहन के साथ करीब 6 सालों तक दिल्ली में रही थी। इस बार जैसे ही वो ढाका से आनन फानन में निकली, शायद उनकी जान को कोई खतरा हो सकता था, क्योंकि भीड़ खूंखार हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले 2 बार शेख हसीना ने मौत को मात दी थी। 1975 के बाद साल 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड अटैक हो गया था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे और शेख हसीना भी बुरी तरह घायल हो गई थी। मगर इस बार उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर चीन का? क्योंकि दोनों ही देशों के अपने अपने हित हैं। चाइना ने तो बांग्लादेश में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना का एक बहुत बड़े स्टेक्स हैं बांग्लादेश में।